तो आज हम डिस्कस करेंगे दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट। ठीक है, तो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने देखा था जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे थे वेक्टर्स का, तो उसमें हमने नॉर्मल अलजेब्रा के रूल्स नहीं यूज किए थे, हमें उसमें वेक्टर मेथड यूज करना पड़ा था। ठीक है, इसी तरीके से प्रोडक्ट भी जो होता है दो वेक्टर्स का, वो भी वेक्टर मेथड से होता है, वेक्टर एनालिसिस के हिसाब से या वेक्टर अलजेब्रा के हिसाब से होता है। ठीक है, तो बेसिकली दो तरह के आपके प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, एक आपका होता है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, दो तरह का आपका प्रोडक्ट होता है। तो जब दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करें और आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिल जाए, है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा W इज इक्वल टू एफ एस। फोर्स आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिल रहा है, वर्क मिल रहा है, जो कि स्केलर क्वांटिटी है। तो इसको आप क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। इसको वैसे लिखते हैं W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, है ना। यहाँ पर देखो बीच में डॉट लगाया गया है। अच्छा, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, जब दो वेक्टर्स को आपने मल्टीप्लाई किया और आपको वेक्टर क्वांटिटी मिली। जैसे आपको होता है टाउ इज इक्वल टू, ये चीज़ है, ये आपका वेक्टर है, ये आपका वेक्टर है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये फोर्स वेक्टर और ये आपका टॉर्क, ये भी वेक्टर। तो इसको आप क्या बोलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे, क्योंकि इसमें आपने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और आपको वेक्टर क्वांटिटी ही मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने बीच में क्या लगाया है, क्रॉस लगाया है। तो जब हम स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो वहाँ पर हम उसको डॉट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम इसीलिए भी बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और इसी तरह से इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट में दो वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे, हमें स्केलर मिलेगा, इसको हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी। वेक्टर प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे और आपको वेक्टर मिलेगा, और इसको हम जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी। ठीक है, तो ये आपका दो तरह का प्रोडक्ट होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, स्केलर प्रोडक्ट को पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, कि स्केलर प्रोडक्ट का क्या मसला है। तो दो वेक्टर्स आपके पास सपोज हैं ए और बी। ठीक है, ये सपोज आपका ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। ठीक है, ये आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल थीटा है। ठीक है, सपोज ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए है और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी है। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा ये होता है दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ए बी, और इनके बीच के एंगल का कोसाइन। ये आपका होता है ए बी कॉस थीटा, जो कि आपका होता है दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका पूरा मैग्नीट्यूड है और ये आपका स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई मेंशन नहीं आया, ए बी कॉस थीटा, तो ए आपका मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा भी कोई नंबर ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हैं। सपोज इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर हम बी का कंपोनेंट, बी का अगर हम प्रोजेक्शन ले लें ए के ऊपर, या आप कह सकते हैं कि बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में। देखो बी वेक्टर है, तो अगर इसका हम कंपोनेंट लेते हैं अलॉन्ग ए वेक्टर, तो बी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट, एक आपका होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, तो जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये वाला, ये क्या होगा, बी कॉस थीटा। ये किसकी डायरेक्शन में आएगा, ए की डायरेक्शन में, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, है ना। तो यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और बी का कंपोनेंट, ये क्या है एक्चुअल में, ये है कंपोनेंट ऑफ अलोंग ए वेक्टर। बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में है आपका। तो ये भी एक तरीका है, क्योंकि इसको आखिर में लिखोगे तो क्या लिखोगे, लिखोगे तो इसको ए बी कॉस थीटा ही। ठीक है, या इसको ऐसे भी कर सकते थे, हम ए का कंपोनेंट ले सकते थे अलोंग बी, है ना। ए के भी आपके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा ये वाला, इसका एक इधर तरफ होगा और एक इस तरफ बी की तरफ होगा। तो अगर आप ए का कंपोनेंट देखें बी की डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, देखो ये इस तरह से आ जाएगा, ए कॉस थीटा आ जाएगा बी की डायरेक्शन में। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया ये, और ये क्या होगा आपका कंपोनेंट ऑफ ठीक है, तो ये चीज होती है आपकी। तो इस तरीके से भी इसको आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में जो होता है उसका प्रोडक्ट जो होता है आपको क्या देता है। यानी कि अगर आप कोई पक के पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो एक तरीका आपको क्या है रिप्रेजेंट करने का, कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इनटू उनके बीच के एंगल का कोसाइन। दूसरा तरीका क्या है, ए का मैग्नीट्यूड और बी का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए, या बी का मैग्नीट्यूड और ए का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ बी। ये आपको क्या देंगे, दोनों वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। अच्छा, इसके अलावा कुछ बातें और हैं इसके बारे में, जैसे सपोज आपके पास आपने ए डॉट बी किया, तो ये बी डॉट ए दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, इसके अलावा इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, ए डॉट बी प्लस सी अगर आपके पास है, तो इसको आप लिख सकते हैं
ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ऐसे कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। ऐसे अगर आपको दो सेम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है तो क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना होगा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा, थीटा आपका हो जाएगा 0 डिग्री, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 0 आपका 1 होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड ए होगा तो ए स्क्वायर, और कॉस 0 क्या हो गया, 1 हो गया, तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर ही मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे आपके पास जो आई जे के होते हैं, यानी कि म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं, सपोज आपने आई डॉट आई किया तो आपको क्या मिलेगा, आई का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, ठीक है, तो 1 इंटू 1, इनके बीच का एंगल क्या होता है, कॉस 0 डिग्री, तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसलिए अगर आप यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेल्फ के साथ, उसी के साथ प्रोडक्ट ले रहे हैं उसका, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। लेकिन सपोज अगर आप आई डॉट जे करते हैं तो 1 इनके बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, तो जो हो जाएगा 0। तो इसका मतलब अगर आप आई डॉट जे कर रहे हैं, या आप जे डॉट के कर रहे हैं, या आप के डॉट आई कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, ये सब आपके क्या आएंगे, ये आपके 0 आएंगे सारे, ठीक है, ये चीज़ होती है। कभी कभी ऐसे पूछते हैं कि आपको दो वेक्टर्स दे दिए जाते हैं, बोलता है इनके बीच का एंगल बताओ, तो सर सिंपल तरीका है, आपको पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो अगर आपको एंगल निकालना है कॉस थीटा तो आप कैसे निकालोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए बी, इस तरह से आप दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ हमें और पता चली थी, यहीं पर पता चली थी कि अगर दो वेक्टर्स आपके हैं उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो उनका जो रिजल्टेंट हो, उनका प्रोडक्ट होता है वो क्या आता है, 0 आता है ना। तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा अगर उनके बीच का एंगल 90 है। अब अगर आपसे पूछता है कि दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, कितने एंगल पे डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, ठीक है, तो अगर उनके बीच में एंगल 0 डिग्री है तो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इस केस में जो आपका उनका डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है, ये चीज़ होती है आपकी, क्लियर है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, भाई कॉस 0 है तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ जाएगा आपका, सीधा सीधा ए बी आ जाएगा, क्लियर है। तो ये आपकी कुछ चीज़ें थी रिलेटेड टू डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर आपको दो वेक्टर्स दे दिए जाए उसका डॉट प्रोडक्ट निकालने को बोला जाए, सपोज रेक्टेंगुलर फॉर्म में आई जे के फॉर्म में आपको दो वेक्टर्स दे दिए जाए और बोला जाए इनका डॉट प्रोडक्ट बताओ क्या होगा, ठीक है। जैसे आपके पास एक है a1 आई कैप, पहला वेक्टर आपका है, प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, ठीक है, और इसको आपने डॉट ले रहे हैं आप इसका a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप, ठीक है। अब क्या होगा, आपको इसको डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो देखो आपको पता है कि जो आई डॉट जे जहाँ पर होगा, या जे डॉट के या के डॉट आई होगा, वो सारे टर्म 0 हो जाएंगे। जैसे देखो अगर इस टर्म को आप इस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होना है, क्योंकि आई डॉट जे आएगा, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होना है ना। तो ये सारे 0 हो जाएंगे, बचेगा कौन, जिसमें सेम सेम, यानी कि जिसमें आई आई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या जे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या के मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिर्फ वही टर्म्स बचेंगे। यानी कि इसका प्रोडक्ट ये बचा रहेगा, इसका और इसका प्रोडक्ट बचा रहेगा, और इसका प्रोडक्ट बचा रहेगा। बाकी सारे जो भी प्रोडक्ट तुम लोगे वो सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, a1 a2 यहाँ से आ जाएगा आपका, क्योंकि आई डॉट आई तो 1 ही हो जाएगा, प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, है ना। जैसे आपको बोले 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट आई प्लस 2j प्लस 3k, सपोज ये आपको बोला जाता है। तो यहाँ पर 2 इंटू 1 केवल आई लिखा है तो मतलब ये 1 आई है, तो जाएगा आपका 2 प्लस ये 3 और 2 6 प्लस 4 3 12, तो आपका कितना आ गया, ये 20 यूनिट आ जाएगा। क्लियर है ये बात। तो इस तरह से आपको डॉट प्रोडक्ट लेना होता है, सिंपल है एकदम, ठीक है। कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स करके देखते हैं हम डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड, इजी सिंपल ही प्रॉब्लम है, इसमें कोई मुश्किल होते भी नहीं है, ठीक है। कि आपको बोला जाता है कि एक एग्जांपल सपोज लेते हैं, आपको बोला गया कि दो वेक्टर्स दे दिए गए, एक दे दिया गया सपोज ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप, और दूसरा है i कैप प्लस j कैप प्लस के कैप, ठीक है। ये दो आपको वेक्टर्स दे दिए गए और आपको प्रूफ करना है कि दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। आपको प्रूफ करना है कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ठीक है। तो अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है ये क्या आना चाहिए आपका, ये आपका 0 आना चाहिए, है कि नहीं, तभी तो परपेंडिकुलर होंगे,
कॉस 90 जीरो ही तो होगा, तो ए डॉट बी आपका क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो हम करके देखते हैं ए डॉट बी। तो ए डॉट बी आप करोगे तो आप क्या लिखोगे, 2i माइनस 3j प्लस के कैप डॉट आई प्लस जे प्लस के कैप। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 2 माइनस 3 प्लस 1, कितना आ गया आपका, 0 आ गया। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिला, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो यानी कि ए और बी क्या है आपस में, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर। ठीक है, तो यहां से आपके ए और बी क्या हो गए, आपस में परपेंडिकुलर हो गए, ये चीज हमने प्रूव कर दी। ठीक है, और एग्जाम्पल इसमें हो सकते हैं, जैसे सपोज आपको बोला जाता है कि कोई एग्जांपल लेते हैं, सपोज ऐसे कि आपको बोला जा रहा है कि ई वेक्टर आपको गिवन है i माइनस 2j, बी वेक्टर आपका है 2i प्लस 3k, और सी वेक्टर आपका है i प्लस j के। आपको क्या बताना है, कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और दूसरा आपको बताना है अलोंग सी वेक्टर। ठीक है, ये सिचुएशन है आपके सामने कि 3 वेक्टर्स आपको दे दिए हैं। ठीक है, और आपको बताना है कि ए प्लस बी का कंपोनेंट क्या होगा एक्स एक्सिस के अलोंग और सी वेक्टर के अलोंग। तो पहले एक्स एक्सिस वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो ए प्लस बी वेक्टर लिखो आप, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा बोलो, ये आपका i माइनस 2j और प्लस 2i प्लस 3k। तो क्या लिखेंगे इसको, i 3i हो जाएगा यहाँ पर, i ये वाला माइनस 2j प्लस 3k क्या, ये आपका क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो इसका कॉम्पोनेंट आप अगर आप कोई भी वेक्टर, इसको सपोज आप बोल दो आर वेक्टर है ना, तो इसको क्या लिखते हो, अगर कोई भी आप वेक्टर लिखते हो तो उसमें क्या लिखते हो, ax i कैप प्लस ay जे कैप प्लस ए जेड के कैप, जिसमें ए एक्स ए वाई ए जेड क्या होते हैं, कंपोनेंट्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या आ गया आपका, एक तो आ जाएगा 3 यूनिट। तो जिसका कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस वो कितना है आपका, 3 यूनिट हो गया, सिंपल, आपका काम खत्म हो गया। फर्स्ट पार्ट आपने इसका कर लिया। सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि इसका कंपोनेंट क्या होगा अलोंग द वेक्टर सी। ठीक है, तो आपके पास आर वेक्टर है और सी वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, आर डॉट सी। ठीक है, तो आर डॉट सी आपका क्या आएगा बोलो, आर का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का एंगल। ठीक है, कॉस थीटा। अच्छा देखो, आर का मैग्नीट्यूड सी, जैसे मान लो सपोज ये आर है और ये आपका सी है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहे हैं, आर का कंपोनेंट अलोंग सी, बीच में एंगल सपोज थीटा, तो क्या होगा आर का कंपोनेंट सी के अलोंग, आर कॉस थीटा ही तो होगा। तो आपको एक्चुअल में क्या फाइंड करना है, आपको आर कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपके पास है आर वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो आर वेक्टर डॉट सी वेक्टर पहले कर लेते हैं हम। आर वेक्टर क्या है आपका, आर वेक्टर आपका है 3i माइनस 2j प्लस 3k कैप। ठीक है, और सी वेक्टर क्या है आपका, i कैप प्लस j कैप। इनका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपका 3 यहाँ से, और जे वाले में से आपको मिलेगा -2, और के देखो यहाँ पर 3k के यहाँ पर के है नहीं, तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसको, 0k क्या, तो 3 इंटू 0 0, तो मतलब बात खत्म हो गई, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। 3 इंटू 0 0 हो जाएगा ना, तो के वाला टर्म रहेगा ही नहीं, तो आपको क्या बचेगा यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, तो आर वेक्टर डॉट सी वेक्टर आपका क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, आर सी मतलब आर का मैग्नीट्यूड डॉट सी का मैग्नीट्यूड, तो आर का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है देखो, ये हो रहा है स्क्वायर रूट 9 प्लस 4 प्लस 9, कितना आता है बोलो, ये रूट 22, यही आएगा ना। क्या आएगा, नहीं आर के मैग्नीट्यूड आपकी जरूरत ही नहीं है, आर के मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं है कोई आपकी, तो क्यों जरूरत नहीं है, आपके पास आर डॉट सी आ गया और इसको सी से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आर कॉस थीटा, है ना, यही आपको चाहिए ना। तो आर के मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं है आपको, सी के मैग्नीट्यूड की जरूरत है। ठीक है, तो सी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा आपका, ये देखो ये आपका क्या है, सी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, तो सी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बोलो, रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब रूट 2 हो जाएगा आपका सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, तो आर कॉस थीटा आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया
आर कॉस थीटा इज इक्वल टू आर डॉट, ये हम कितना निकाले थे, आर वेक्टर डॉट सी वेक्टर निकाले थे 1, और सी का मैग्नीट्यूड क्या आया है 1/√2। तो इसका कॉम्पोनेंट कितना हो गया आपका आर कॉस थीटा, जो कि हमें फाइंड करना था, ये आपका हो गया 1/√2। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो यहाँ से लिख सकते हो, ये आपके